गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका इस क्लास में फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को किसी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको गाइड किया जा रहा है इस अकाउंटिंग को समझने के लिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना सिंपलिस्टिक वे में आप लोगों को समझाया जा सके उतना सिंपलिस्टिक वे में यूज करना चाहता हूँ। और अगर आपको उसमें भी कोई दिक्कत है तो आप प्लीज मुझे बताएं, कमेंट करें कि हाँ सर इस में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव में समझाइए, या फिर अगर ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है तो आप उसको थोड़ा स्मॉल में, मतलब आप कमेंट देकर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कैसा चाहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि हम लोगों ने जो पढ़ा था, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बेसिक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बेसिक को हमने पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किन किन चीजों को करता है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन मतलब क्या होता है कि वो ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसको वो रिकॉर्ड नहीं करता है और उसका हम यूज नहीं कर सकते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और फिर हमने यह भी देखा था कि क्वेश्चन को किस तरह से रीड आउट करना है और किस तरह से एडजस्टमेंट को भी एडजस्ट करना है इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पहले से ही लिखे हुए हैं, क्योंकि टाइम की बर्बादी ना हो इसलिए क्वेश्चंस पहले से लिखा गया है। बट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप दे दूं, मतलब कि पिछले क्लास का, क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियोज में, आपने अगर नहीं देखा है तो आप देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट्स, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का किस तरीके से तैयार होता है, उसकी फॉर्मेट क्या है। हम स्टार्टिंग करते हैं तो क्या लिखते हैं, फिर उसके बाद एंड होता है तो कौन सी ट्रांजैक्शन किस साइड जाता है, कौन सी ट्रांजैक्शन किस साइड जाता है, इस चीज को हम पढ़ते हैं जाना उसमें। तो आपको इसमें मैं थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ फॉर्मेट के बारे में, कि हम फॉर्मेट में क्या करें, क्या क्या डालेंगे और क्या क्या नहीं डालेंगे। तो जैसा कि बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो एक ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट से रिलेटेड है, मतलब कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंस से रिलेटेड है। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस एंड कैपिटल रेवेन्यू को वो रिकॉर्ड नहीं करता है। इसके बाद हमने यह भी जाना था कि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये हमें बताता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपको कितना इनकम हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोजिंग पे आता है तो हमारे को सरप्लस एंड डेफिसिट बैलेंस निकलता है। वो कैसे निकलता है? तो हमने बताना था कि जब इनकम ज्यादा हो जाता है एक्सपेंडिचर से, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है इनकम से, तो हमारे को क्या होगा, सरप्लस होगा। और अगर मैं रिपीट करना चाहूंगा, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से तो क्या होगा, सरप्लस, एंड अगर एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से तो क्या होगा, डेफिसिट। ओके, देन नाउ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फॉर्मेट क्या है सबसे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन करने से पहले आपको फॉर्मेट जानना पड़ेगा। अब फॉर्मेट मैंने लास्ट वीडियो में डाला हुआ है, तो आपको इसमें भी एक रिकैप तरह का दे दिया जा रहा है, डेमो दे दिया जा रहा है कि आप अगर इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव नॉलेज चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। पहले तो लिखेंगे नेम ऑफ द फर्म, ठीक है, नेम ऑफ द फर्म। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो तैयार होता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से, क्योंकि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में वो सारे रिसीप्ट्स लिखे होते हैं और पेमेंट, मतलब कि इनकम और एक्सपेंस लिखे होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें लिखेंगे नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट नहीं है फिर भी आप देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप ये पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि एक एनपीओ जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं
मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कैसे अपने अकाउंट्स को तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये है, और यहां लिखते हैं अकाउंट्स एज ऑन, जो डेटेड होते हैं ना वो लिखते हैं। 31 मार्च है तो मार्च, दिसंबर है तो दिसंबर, ओके। फिर इसके बाद ये आपका बनता है कॉलम, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये जो डेबिट साइड होता है वो होता है आपका इनकम, सॉरी एक्सपेंस, और जो क्रेडिट साइड होता है वो होता है आपका इनकम। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आप बनाते हैं प्रॉफिट अर्निंग कंपनी में, तो प्रॉफिट किस तरफ होता है? क्रेडिट साइड होता है ना, वैसे ही इसमें भी है, ठीक है। हम काफी स्लो चल रहे हैं, इस तरीके से सिलेबस भी हमारा धीरे कंप्लीट होगा, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने में फास्ट लाए, तेजी लाए, ठीक है। तो एक्सपेंस एंड इनकम, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि इसमें स्टार्टिंग कैसे होता है। कोई भी एक्सपेंस है हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखेंगे, या फिर क्वेश्चन में अगर इस तरीके से रखा है तो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेंस है उसको हम इसमें, जैसे सैलरी पे करते हैं हम, ठीक है। तो सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, तो टू सैलरी, ठीक है। अमाउंट यहां डालते हैं एक बार के लिए, क्योंकि बताता हूं। तो इसमें सैलरी तो हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि सैलरी, जैसे इसमें लिखा है सैलरी फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर प्रीवियस ईयर, है ना। 80,000 फॉर प्रीवियस ईयर, 3,80,000। मतलब दूसरा देखेंगे यहाँ पे अपन फीस और सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3,000 फॉर प्रीवियस ईयर। मतलब कह रहा है कि सैलरी जो इसने पे किया है इस साल 28,000, उसमें 28,000 में से जो 3,000 जो सैलरी था वो किसका है? प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो उसको हम माइनस करते हैं, और जो इस साल का आउटस्टैंडिंग होता है, लिखा होता है आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, इसको हम ऐड करते हैं। तो यहां लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर, तो इसको हम ऐड कर देंगे। जो आंसर आएगा उसको हम लेस करेंगे प्रीवियस ईयर के अमाउंट से। आउटस्टैंडिंग एट बिल्डिंग, ठीक है। जो अमाउंट होगा वो यहां ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इस साइड लिखते हैं हम जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे, जैसे कि रेंट हमने पे किया है, ठीक है। नॉर्मल जो जनरल एक्सपेंस होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हम ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी है, तो जो भी है एक्सपेंसेस उसको हम इस साइड लिखते हैं, ठीक है। ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से लिया गया पेमेंट साइड का, क्योंकि पेमेंट मतलब पे किया गया है, तो उससे इसका मतलब हमारी कंपनी से पैसा गया, तो वो जो पैसा गया है एक तरह का वो एक्सपेंस के रूप में कहलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है इनकम में। इनकम में देखिए इनकम किस तरीके से होता है, हमारे को सब्सक्रिप्शन मिलता है ना, या फिर हम कुछ चीज कलेक्ट करते हैं, तो फीस कलेक्ट किया है यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टू फीस ठीक है। जितना अमाउंट होगा वो यहाँ लिखेंगे। अब इसमें भी हम देखेंगे क्या इसमें आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर दिया हुआ है और आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर भी दिया हुआ है या नहीं। अगर नहीं दिया है तो डायरेक्ट अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे, लेकिन अगर दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग फॉर
द ईयर, ठीक है, मतलब इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो लिख लिया हमने यहाँ पर। फिर टोटल आएगा, फिर हम इसको लेस करेंगे, लेस जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, लेस, और जो अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। और फिर जैसे कि यहाँ मुझे क्या मिलता है, डोनेशन मिलता है, क्या मिलता है, कोई भी चीज है बाय डोनेशन, ठीक है, अमाउंट यहाँ ले लेंगे। मतलब रिसीप्ट में, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो रिसीप्ट साइड जितना भी लिखा होगा इसका मतलब वो हमारा इनकम है, तो उसको हम लिखेंगे किस तरफ, क्रेडिट टाइप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। उसमें भी हम ये देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर दिया हुआ है और आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो। तो इस साल के आउटस्टैंडिंग को हम इसमें ऐड करते हैं और प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को माइनस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसा दिया होगा उसको हम उस तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो जब हम टोटल करते हैं, जब हम टोटल करते हैं तो देखते हैं दोनों तरफ का टोटल करते हैं, जिस तरफ ज्यादा होगा उसी अमाउंट को हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल वाले जगह पे, ठीक है। जो अमाउंट ज्यादा होगा, अगर मान लो क्रेडिट साइड ज्यादा अमाउंट है डेबिट साइड से, तो हम इसका अमाउंट जो होगा टोटल वो हम दोनों के टोटल में लिख देंगे। और जिस तरफ कम है उस तरफ क्या करेंगे, उनके टोटल से, जैसे एक्सपेंस कम है इनकम से तो एक्सपेंस को टोटल कर लेंगे और इनकम वाले बैलेंस से माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पर सरप्लस निकलेगा, ठीक है। और अगर मान लो एक्सपेंस ज्यादा है इनकम कम है तो यहां पर हमें क्या निकलेगा, डेफिसिट। समझिए, ये है आपका फॉर्मेट। मतलब कहता है कि जितने इनकम होंगे उसको हम इनकम साइड, जितने एक्सपेंस होंगे उसको हम एक्सपेंस साइड। बस हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें जो रिकॉर्ड होगा वो रेवेन्यू नेचर के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे रेवेन्यू नेचर के उसको रिकॉर्ड करेंगे। और नॉन कैश ट्रांजेक्शन में जैसे आपको आता है बैड डेट्स वगैरह तो वो भी होगा। और बैड डेट्स नहीं, क्या नाम है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का भी ट्रांजेक्शन इसमें होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब आप क्वेश्चंस को नोट करें, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसकी सॉल्यूशन कैसे करना है इसका, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने देखा इसमें कि फॉर्मेट, मुझे लगा कि बच्चों को, जो बच्चे देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो अगर वो नए होंगे जो पिछले वीडियोस को नहीं देखते होंगे तो उनको फॉर्मेट जानना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने फॉर्मेट तैयार कर दिया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से है वो भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को रख देते हैं ना, चलिए यहाँ स्टार्ट कर देते हैं इसको, क्वेश्चन रख देते हैं। या फिर इस पे उठा देते हैं क्योंकि स्पेस कम है ना, जरूरी है। चलिए अब हम देखेंगे कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है। तो ये रहा फॉर्मेट। तो हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अगर डेट दिया हुआ है तो एज ऑन 31
मार्च जो अकाउंटिंग ईयर होता है ना, वो उसका लास्ट डेट लिखते हैं 31 मार्च 2020 मतलब, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरफ इनकम होता है, किस तरफ एक्सपेंडिचर होता है, और फिर इसकी ट्रांजैक्शंस कैसे होती है। तो डेबिट साइड क्या होता है, एक्सपेंस, यहां लिखेंगे अमाउंट, और यहां होगा आपका इनकम, जैसे इधर लिखेंगे अमाउंट, और ये है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो आपको बताया गया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। मतलब इसका जो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वो क्या होता है, वो होता है कि एक्सपेंस ऑल द डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम, ठीक है। ये है नॉमिनल, तो नॉमिनल का रूल है, इसीलिए हमने एक्सपेंसेस को क्या किया है, डेबिट, और इनकम को किया है क्रेडिट, ठीक है। अब आइए, इससे सबसे पहले इसमें दे रखा है एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस का स्पेलिंग गलत है, एक्सपेंसेस, तो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दे रखा है कि हमने क्या किया है, सैलरी पे किया है। सबसे पहले फीस कलेक्ट किया है, तो फीस कलेक्ट किया है तो इनकम है बाय फीस, ठीक है। अब फीस कलेक्ट किया है, कितना किया है, तो फीस जो हमने कलेक्ट किया है वो है 3,80,000, कितना है, 3,80,000, जिसमें से हमें पता है कि 80,000 जो है वो क्या है, प्रीवियस ईयर का है। तो आपको बताया था मैंने, प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होगा उसको हम लेस करेंगे, और जो इस साल का होगा वो ऐड करेंगे। तो फिर क्वेश्चन आगे भी देखेंगे क्या इसमें इस साल का भी आउटस्टैंडिंग है। तो यहां पर हम ऐड लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, मतलब इसको हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, सॉरी एट एंड। तो कितना है आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, है आपका 10,000, तो यहां लिखेंगे 10,000, इसकी टोटल 3,90,000, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3,90,000। अब इसमें से लेस कर देंगे हम, लेस क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, जो प्रीवियस ईयर भी हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो था कितना, 80,000, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, और जैसे ही लेस करते हैं तो ध्यान रखना कि ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया 3,10,000, जिससे हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ ऐड नहीं लेस कर रहे हैं। अगर आदमी यहाँ भी नहीं देखेगा तो वहां समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में कहना है सैलरी पे किया है, 2 सैलरीज। अब सैलरीज तो हमने देख लिया, अब सैलरीज में हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या इसमें भी आउटस्टैंडिंग है। तो देखेंगे कि सैलरी जो हमने पे किया है पूरा 28,000, ठीक है। इसमें 3,000 रुपए जो सैलरी है वो पिछले साल का पेमेंट किया है, आउटस्टैंडिंग था उसको पेमेंट किया है, ठीक है। और इस साल के आउटस्टैंडिंग को इसमें हम ऐड कर देंगे, वो कितना है, 1,000। तो इसमें लिखेंगे ऐड, सेम जैसे इसमें किया था, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, वही है, बिगिनिंग और फॉर द ईयर दोनों बराबर है, सॉरी एट एंड, तो एंड और बिगिनिंग फॉर द ईयर दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1,000, जो कि टोटल हो जाएगा 29,000। फिर हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3,000, तो कितना आ जाएगा, 26,000। फिर आप पूछोगे इसमें आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को लेस क्यों किया और एंड को लेस ऐड क्यों किया है, क्योंकि जो ये बिगिनिंग वाला है उसको पिछले अकाउंट में प्रीवियस ईयर का जो स्टेटमेंट बनाया गया था तो उसमें इसको ऐड किया गया था,
इसका मतलब वो खर्चा जो है सो उसमें ऐड हो चुका है, तभी जाकर सरप्लस जो उसका करेक्ट निकला होगा। ठीक है, और इसमें जो लिख रहा है आप, और जो एंड है आउटस्टैंडिंग एट एंड मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर है, इसका मतलब ये है कि ये आउटस्टैंडिंग इस साल का है जिसको इस साल के एक्सपेंस में जुड़ना चाहिए। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये बेसिस होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, वो क्या होता है, वो होता है एक्रूअल बेसिस। ठीक है, और वो एक्रूअल बेसिस कहता है कि आपका ट्रांजैक्शन अगर हो गया है, डीलिंग सक्सेसफुली हो गया है, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो, आप उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग मतलब प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को लेस कर देते हैं, और आउटस्टैंडिंग एट एंड मतलब इस साल के आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं। फिर इसके बाद आता है आपके और खर्चे हैं, वो खर्चे क्या है वो देख लेते हैं हम। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस जो है वो है आपका 3000। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितना है, 3000। फिर आपका आता है टूर्नामेंट एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस से क्लियर आ जाएंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस, ये टूर्नामेंट एक्सपेंस कितने हैं, ये हो गए आपके 12,000। ठीक है, फिर आपका आता है मीटिंग एक्सपेंस, मीटिंग एक्सपेंस तो ये आता है आपका 18,000। फिर इसके बाद आता है आपका तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो जाता है आपका 6,000। फिर इस पर आता है परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियडिक। ठीक है, ये है 29,000। अब इसमें से लेस करेंगे हम परचेज ऑफ बुक, इसकी है 19,000। हाँ बता दो इसको लेस क्यों कर रहे हैं। तो बुक्स क्या होता है, एक तरह का एसेट होता है। तो एसेट मतलब कैपिटल नेचर का हो गया ये। ठीक है, कैपिटल इनकम हो गया, कैपिटल हम कह सकते हैं, जो हमारे को लंबे समय तक इसका यूटिलाइजेशन दे सके। हम इसका यूज कर सकते हैं आफ्टर 1 अकाउंटिंग पीरियड के बाद भी। तो इसीलिए क्योंकि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता है, तो ये जो आपका बुक है वो लेस किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका आता है रेंट। अब रेंट कितना है वो देख लेते हैं, 10,000 है मेरे ख्याल से, रेंट है 10,000। फिर आता है पोस्टेज, पोस्टेज कितना है 15,000। पोस्टेज है स्टेशनरी। ठीक है, ये हो गया 15,000। फिर आता है प्रिंटिंग, यहाँ पर पोस्टेज एंड टेलीफोन है, और यहाँ पर है स्टेशनरी। तो ये कितना है 4,000। फिर इसके बाद देख रहे हैं हम यहाँ पर डोनेशन मिल रहा है, तो बाय डोनेशन, क्योंकि ये हमारा इनकम है तो डोनेशन रिसीव्ड। अब ये कितना है 20,000।
ठीक है। अब देखेंगे दोनों तरफ का टोटल करके, दोनों तरफ का टोटल करते हैं तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर अमाउंट एक भी अमाउंट लाख का नहीं है, पर यहाँ पे लाख है। इसका मतलब ये वाला ज्यादा होगा। तो ये कितना है 3,10,000 प्लस 20,000, तो ये कितना हो गया 3,30,000। जो मैंने कहा था कि जो टोटल ज्यादा होगा उसका हम टोटल अमाउंट में दोनों तरफ लिखेंगे। जो ज्यादा होगा ना टोटल के प्लेस पर दोनों अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, तो हमारे को क्या मिलेगा सरप्लस। अब ये सरप्लस जो है इसको टोटल माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो टोटल करने में आएगा 26, ऐड करो 26, 3, 29, 29 और 12 कितना हो जाएगा 41, 41 और 18 कितना हो जाएगा 41 और 18 59 हो जाएगा, 59 और 6 कितना हो जाएगा 65, 65, 66, 67, 65, 65 के बाद 75, 85, 85 और ये हो जाएगा 85, 100, 104। तो ये हो जाएगा माइनस करने पे 2,26,000। ओके 2,26,000, ठीक है। क्योंकि इसका टोटल कितना था 104, मतलब 1,04,000। उसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 लाख, 3 लाख से 3 लाख 2,26,000। तो ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट कि कैसे हम तैयार करते हैं। तो मैं आपको हर टॉपिक का एक एक एग्जांपल करता हुआ जाऊंगा। फिर एक क्लास हम लेंगे जिसमें हम सिर्फ वो क्या करेंगे 1 घंटे का होगा, ठीक है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ वो होगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा। पर अभी जैसे जैसे कंटिन्यूटी हम बढ़ाते जा रहे हैं, लिंक ना टूटे इसके लिए हम लोग सबसे पहले हर टॉपिक को एक एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आप पूछोगे कि इस सरप्लस का क्या काम है, तो मैं बताऊं कि ये सरप्लस जो है आगे जाकर बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। और वो कैपिटल फंड एक तरह का लायबिलिटी होता है। किसके लिए, जो एनपीओ जो फर्म होता है वो उसे जिसने ओपन किया है, एस्टेब्लिश किया है, उसके लिए ये एसेट होता है। पर ये जो एनपीओ फर्म है उसके लिए जिसने इसको एस्टेब्लिश किया है, ठीक है, और उसने जितने भी कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं, इसमें अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं, उसको भी रिटर्न चाहिए होता है, ठीक है। तो कैपिटल फंड यहाँ पर रिटर्न तो चाहिए नहीं, पर उस अमाउंट को कैपिटल फंड के रूप में रखा जाता है ताकि हम उसको बाद में यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो इसको अगर सरप्लस है तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, अगर डेफिसिट आता तो वो लेस हो जाता, ठीक है। हमने पढ़ा था क्लास 11th में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें ये कहा गया था कि जो हमारा बिजनेस है वो और उसके ऑनर दोनों ही सेपरेट इंडिविजुअल, मतलब सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट पर्सन है, ठीक है। जो बिजनेस है या फिर फर्म कह सकते हैं उसको, तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और आर्टिफिशियल पर्सन हो या नेचुरल पर्सन हो, कोई भी किसी से पैसा लेगा तो जिससे वो पैसा लेगा वो इसके लिए, किसके लिए, जिसने पैसे लिए हैं वो बन जाएगा उसके लिए लायबिलिटी। तो सेम चीज है कि अगर इन्वेस्टर या फिर ऑनर कोई भी कैपिटल फंड, कैपिटल जो है अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो उस फंड के लिए सिर्फ उसके द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ, ऑनर के द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट को कैपिटल कहा जाता है, बाकी वो नहीं कहा जाता है, ठीक है। बाकी अलग अलग प्रोसेस में जाते हैं, कोई अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट में जाता है ना। तो इस तरीके से तो ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के साथ साथ हम जानेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग, क्योंकि फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बगैर आप बैलेंस शीट भी नहीं तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट भी बनाएंगे, तो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आपका मेरे ख्याल से ये चैप्टर होगा कंप्लीट, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका फंड बेस्ड जैसे ही हम जान लेंगे तो आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो हम 3-4 क्लास में, क्योंकि एक क्लास आपका लगेगा बैलेंस शीट के फॉर्मेट और उसके
इंट्रोडक्शन के लिए। फिर उसके बाद हम इसमें एक क्वेश्चन भी करेंगे और फिर उसके बाद फंड बेस्ड अकाउंटिंग उसके भी क्वेश्चन करेंगे और उसके इंट्रोडक्शन डालेंगे और फिर उसके बाद हम एक पूरी मिसलेनियस लेवल पर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसमें तीनों बनते हैं, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट और फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी। ठीक है, तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको समझ में आया, अगर आप नॉन अकाउंटिंग का स्टूडेंट भी हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया होगा ना, फिर भी आप मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा किस नंबर पे